ये कहानी है इशिका की। वो जो बड़े शहर में अपने पति के साथ और सास ससुर के साथ रहती थी और उसकी एक जेठानी भी थी, लेकिन वो जो विदेश में रहती थी। एक दिन की बात है, इशिका को उसकी सहेली का फोन आता है। अरे सुन रूबी, मैंने तुझे जो पर्स का फोटो भेजा था ना, देखा कि तूने? कैसा है? पूरे 3,000 का है, कैसा लगा तुझे? अरे तूने तो 3,000 का पर्स ले लिया, मैं तो 2,000 के पर्स के बारे में भी सोच नहीं सकती। सच में तू बहुत लकी है, तेरा पति बहुत ही अच्छा है जो तेरी हर डिमांड पूरी करता है। वो तो है, ये तो मेरी सारी बात मानते हैं। मैं जो भी कहूँ मुझे ला के देते हैं। जोरू का गुलाम है तेरा पति तो। हाँ वो तो है। अच्छा सुन ना, शॉपिंग के लिए कब जाना है? 15 दिन हो गए हमने शॉपिंग नहीं की, मेरे तो हाथ कांपने लगे अब तो। अरे शॉपिंग है ही ऐसी चीज जो एक बार लत लग जाए तो छूटती ही नहीं है। अरे हाँ, 5 दिन के बाद चलते हैं। ठीक है, फिर हम 5 दिन के बाद जाते हैं शॉपिंग। ऐसे ही दोनों सहेलियां गप्पे लड़ाती रहती है और 5 दिन बीत जाते हैं। लगता है जेठानी जी ने नई पोस्ट अपलोड की है, देख लेती हूँ। उसकी जेठानी ने एक पोस्ट अपलोड की थी जिसमें उसके पास 25,000 वाला एक पर्स था। अरे ये तो वही पर्स है जो उस दिन आंटी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और वो कह रही थी 25,000 का है। देखो, एक जेठानी जी है जो 25,000 के पर्स लेके घूमती है और एक मैं हूँ 3,000 से आगे नहीं बढ़ती हूँ। और वैसे ही इशिका छोटी छोटी बातों पे कंपैरिजन किया करती थी और आज अपनी जेठानी का पोस्ट देखी उसे रहा नहीं गया। और जब रात होती है, क्या हुआ इशिका, क्यों मुंह फुला के बैठी हुई हो? ये देखिए, जेठानी जी के पास 25,000 वाला पर्स है। आपने मुझे इतना महंगा पर्स दिलाया है क्या कभी? और आपकी माँ से पैसे मांगो तो वो कुछ न कुछ बहाने बना देती है। और जेठानी जी देखो, वहाँ पे 25,000 के पर्स लेके घूम रही है। और पिछली बार जब जेठानी जी घर पे आई थी ना, तब आपकी माँ ने उसे 2 बड़े बड़े कंगन दिए थे जिसकी कीमत कम से कम 3 से 4 लाख तो होगी। अरे तुम ये बात क्यों बोल रही हो? जब तुम्हारी शादी हुई थी तब तुम्हें माँ ने कंगन, जेवर और कितना भी कुछ दिया था, तो फिर तो अभी क्यों ऐसे बोल रही हो? और वो तो कितने साल के बाद इंडिया आई थी ना, इसीलिए उन्हें देना तो बनता ही है ना। आप ना हमेशा अपनी माँ के साइड ही रहते रहो। अरे बेवजह तुम छोटी छोटी बात पे झगड़ा मत किया करो। और वैसे भी भैया की सैलरी तुम्हें पता है कितनी ज्यादा है और भाभी भी वहाँ पे कमाती है, तो फिर उन्हें 25,000 के जो बैग ले वो उन्हें बड़ी बात तो है नहीं ना उनके लिए। तो आप भी कमाओ ना मेरे लिए। इशिका तुम्हें दिखता नहीं है मैं दिन रात कितनी मेहनत करता हूँ। ठीक है, बहुत हो गया। इशिका ऐसे ही अपने पति के साथ बहस करते करते सो जाती है। अगले दिन इशिका सुबह में अपना किचन का काम कर रही होती है तो वहीं उसकी सास वीडियो कॉल पे जेठानी के साथ बात कर रही होती है। अरे वाह बेटा, वहाँ पे तो अभी तक ठंडी हो रही है, यहाँ पे तो बहुत गर्म हो रही है अभी तक। हाँ सासू माँ, यहाँ तो बहुत ठंड है, लेकिन इंडिया में तो बहुत गर्म होता है ना। पता नहीं, मैं अगली बार वहाँ पे आऊँगी तो मैं कैसे रहूँगी। अरे हाँ वो बहू, ये तो है। अरे ये बता, करण कहाँ पे है? तूने उसकी फ़ोटो डाली थी ना, कितना गोरा हो गया है मेरा पोता, नजर ना लगे किसी की उसे। अरे वो जो छोटा बेटा है मेरा, उसका रंग तो पता है कितना दब गया है। वो रोज बेचारा धूप में स्कूल जाता है, स्कूल से आता भी धूप में है, इसलिए उसका रंग दब गया है। कुछ भी बोलिए माँ जी, लेकिन इंडिया की तो बात ही अलग है। हाँ, जो यहाँ रहता है उसे विदेश पसंद है और जो विदेश रहता है उसे इंडिया पसंद है। तभी वहाँ पे इशिका आती है और उसकी सास और जेठानी की वीडियो कॉल की बातें सुनती है। वाओ, वहाँ पे देखो कितना साफ सुफ है। और कुछ ही देर में फिर उसकी सास फ़ोन रख देती है और तकरीबन 3 घंटे के बाद इशिका की सास उसके बेटे को फ़ोन देती है, क्योंकि उसकी जेठानी को इशिका के बेटे के साथ बात करनी होती है। हेलो भैया, आप कैसे हो? हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? यस, आई एम फाइन। ओके। दरअसल देवरानी के बेटे को जेठानी के बेटे के कुछ वर्ड्स वो समझ में नहीं आ रहे थे जो उसने इंग्लिश में बोले थे। तभी वहाँ पे इशिका आ जाती है और फिर वो कहती है, He will call you later on, हाँ? See you soon, bye bye। मनीषा रोहन का फ़ोन काट देती है। फिर वो अपने बेटे को बहुत डांटती है। हम तुझे इतनी भी बुरी इंग्लिश स्कूल में नहीं डांटते हैं कि तू बिल्कुल भी बात ना कर पाए और हमारी इतनी बेइज्जती कर दे। माँ, वो मेरा भाई है। वैसे भी आपको पता है ना माँ, मैं इंग्लिश में कितना कमजोर हूँ। हाँ, लेकिन मैथ्स और साइंस मेरी कितनी स्ट्रांग है ना, तुम्हें पता है ना मम्मी? हाँ पता है मुझे। हाँ, लेकिन तुम्हें इंग्लिश में भी तेज होना होगा, तभी तुम उसके साथ बात कर पाओगे ना अच्छे से इंग्लिश में। देखो, तुमने आज एक शब्द ही बराबर नहीं बोला। अरे मम्मी, उसका एक्सेंट भी तो अलग है ना, मैं कहाँ से समझ पाऊंगा? बस इसी तरह बहाने बनाते रहो, कोशिश करो कि तुम भी उसकी तरह बोल सको। ऐसे बहाने बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे भी इशिका अपने बेटे को समझाती ही रहती है और अपने जेठानी के बेटे से अपने बेटे का कंपैरिजन करती ही रहती है। शाम होती है तब इशिका अपना मोबाइल चेक करती है।
तब वो देखती है उसकी जेठानी ने पोस्ट डाली हुई है कि वो बाहर गए थे। और जेठानी जी तो डिज्नीलैंड गई थी। जेठानी जी तो डिज्नीलैंड भी जा चुके हैं और एक हम हैं जो यहाँ के मेले में ही 10-10 बार घूमते रहते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं रखा। ऐसा करती हूँ मैं शाम को इनसे और सासू माँ से दोनों से भी बात करती हूँ। फिर शाम होती है और खाना खाने के बाद शाम को सबसे बात करती है इशिका। सुनिए ना, हम भी सब जाते हैं ना जेठानी जी की तरह विदेश में। यहाँ पे रखा ही क्या है? नहीं माँ, मेरे सारे दोस्त यहाँ पे, मैं इंडिया छोड़ के नहीं जाऊँगा। अरे उसे क्यों डांट रही है बहू? हमारा तन मन सब इस देश से ही जुड़ा हुआ है। हम इस देश से कहीं नहीं जाने वाले हैं। सही बात है, सबको विदेश अच्छा नहीं जमता है। मेरे तो कितने फ्रेंड्स भी हैं जो जाके वापस आए और कहते हैं कि नहीं, विदेश अच्छा नहीं है, हमारा भारत ही सबसे अच्छा है। अरे वो लोग तो ना समझ होंगे जो विदेश छोड़ के यहाँ पे चले आए। तू भूल जा बहू कि हम विदेश जाएंगे। मेरा बड़ा बेटा तो सेटल हो गया विदेश में। भले वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने छोटे बेटे को नहीं जाने दूंगी विदेश अब। तुम दुखी मत हो इशिका, हमें किस चीज की कमी है? यहाँ पे घर है, गाड़ी है, सब कुछ तो है यहाँ पर। किस चीज की कमी है, तुम ही तो सोचो ना। इशिका बहुत दुखी हो जाती है और चुपचाप अपने ससुराल वालों की बात सुनती रहती है। पर अब दिन ब दिन जेठानी के प्रति इशिका को जलसी होने लगती है और वो सोचती है कि जेठानी के नसीब तो देखो कितने अच्छे हैं। लाइफ हो तो जेठानी के जैसी। और उनका बेटा वो भी फॉरेन मेरे के कितना अच्छा फॉरेनर जैसा दिखने लगा है। और फॉरेन मेरे के वहाँ पे अच्छी स्कूल में पढ़ता है। और एक मेरे बेटे को देखो, यहाँ के लोकल स्कूल में जाता है और वो भी तो रोज साइकिल पे जाता है। तब इशिका को पता चलता है कि जेठानी का परिवार कुछ दिन के लिए यहाँ पे रुकने आने वाले हैं। कुछ दिन बाद जब जेठानी का परिवार यहाँ पे आ जाता है, देवरानी जी ने मेरे आने के बाद एक बार भी मुझसे बात नहीं की। पिछली बार मैं आई थी तब देवरानी जी के देवर जी के साथ शादी नहीं हुई थी, तो इसीलिए उन्होंने मुझसे बात नहीं की। समझ सकते हैं, लेकिन तब की बात तो अलग थी ना। तो अब क्या हुआ? ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और इशिका अपने जेठानी से तो बहुत कटी रहती है। भाई ये विदेशी लोग हमसे इतना क्यों बोलेंगे? इनके अंदर तो एटीट्यूड ही इतना होगा। इशिका की बातें उसकी जेठानी सुन लेती है। तो ये बात है। देवरानी जी हमारे बारे में ऐसा सोचती है। चलो मैं ही इनसे बात कर लेती हूँ। हेलो देवरानी जी। जेठानी जी आप? हाँ मैं। देवरानी जी तुम्हें ऐसा लगता है ना विदेश में हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती होगी? हाँ वो तो है, इसमें कहने वाली कौन सी बात है। सच कहूँ वहाँ की लाइफ बहुत ही हार्ड होती है और प्रॉपर सिस्टमेटिक होती है। वहाँ के कुछ रूल भी होते हैं जो हर किसी को फॉलो करने पड़ते हैं। और तुम्हें पता है वहाँ के लोग ना फ्रेंडशिप भी नहीं रखते हैं, सब अपने अपने में मस्त रहते हैं। और त्योहारों के दिन में तो इतना सुना लगता है ना कि पूछो ही मत। तो आप वहाँ पे क्यों रहती है और आपके इतने सारे अच्छे पोस्ट? क्योंकि मैंने वहाँ पे जो मेहनत करके जॉब हासिल की है ना, वो मेरा सपना था। मुझे मेरा सपना मिल चुका है तो मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती ना। और वो भी सिर्फ इसलिए कि मुझे फॉरेन में रहना है। देखो हर सिक्के के अलग 2 पहलू होते हैं और तुमने ये तो सुना ही होगा कि दूर के दर्शन ही अच्छे लगते हैं। समझ लो कि ऐसा ही कुछ है। और रही पोस्ट की बात, तो हमारी सोशल अकाउंट हमारी पर्सनल लाइफ को कभी भी अच्छे से शो नहीं करते। आप तो वहाँ पे रहती है ना, इसलिए आपको ये सब कहना आसान लग रहा है। आपको नहीं पता है यहाँ पे कितनी लाइफ हार्ड होती है। सबकी लाइफ अलग अलग होती है। हमें अच्छे पहलू पे ही ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे देखो कितनी चहल पहल है। हमारे आजू बाजू कितने सारे लोग हैं जो आपकी खबर भी पूछते रहते। और मुझे देखो, मैं वहाँ पे कितनी अकेली पड़ जाती हूँ। सारा दिन काम बस वही करती हूँ मैं। इस तरह जेठानी जी देवरानी को सारी सच्चाई बताती है वहाँ की और उसे पूरी बात समझाने के लिए उसकी जेठानी उसे, उसके पति को और उसके बेटे को विदेश लेके जाती है। विदेश पहुँचने के 5 दिन बाद, जेठानी जी ये है ना, माफ करना देवरानी जी, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ क्योंकि बहुत सारा वर्क पेंडिंग है ना, ऊपर से डेडलाइन भी है शाम की। अच्छा। वाकई ही जेठ और जेठानी को कितना काम का स्ट्रेस है। अगले दिन जब जेठानी की मेड गुस्से में चली जाती है, मैंने तुम्हें बताया था ना यहाँ मेड रखना बहुत ही महंगा पड़ता है। वैसे ही वो मेड इतना पैसा ले रही थी और कहती और पगार बढ़ाओ। इतना रोकने की कोशिश की और देखो फिर। आप फिक्र मत करिए, आपको जल्दी ही अच्छी मेड मिल जाएगी। हाँ जल्दी मिल जाए तो ही अच्छा है, नहीं तो इतना सारा काम मैं कैसे मैनेज करूंगी। तभी इशिका देखती है कि विदेश में लाइफ इतनी इजी नहीं है और वो देखती है कि उसकी जेठानी और जेठ विदेश में कितनी भागादौड़ी कर रहे हैं। तभी दिन आता है दिवाली का। आपने बिल्कुल सही कहा था जेठानी जी, यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। त्योहार के दिन भी देखो सब लोग अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे ऐसे ही होता है। अगर ये इंडिया होता ना तो सब साथ में एंजॉय कर रहे होते और पड़ोसी भी मिठाई देने आते हैं। और आखिरकार इशिका को समझ में आ गया था कि दूर के दर्शन ही अच्छे होते हैं।